नीली एक्ट्रेस ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई, ये कौन थी, इसका बैकग्राउंड क्या है? जब हीरोइन नहीं मिली, अब तो रेड एरिया खत्म हो गया ना। मैं उस वक्त उस दौर में रेड एरिया बड़ा आबाद था, जिसको हीरा मंडी कहते हैं। उसमें फायदा ये होता था प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को, एक तो लड़की को डांस आता था, वो लड़की जो वहाँ डांस करती थी, परफॉर्म करती थी, इर्द गिर्द लोगों के सामने बैठ के उनके दरमियान डांस करना, उनको प्यार, झूठा प्यार जताना और उनसे नोट लेना, एक ये भी फन था, ये एक्टिंग थी। यूनुस मलिक कहने लगा कि यार चलते हैं। कहाँ चलना है? के अंदर रेड में चलते। दो लड़कियां सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद जनाब हमारे पास वो इंटरव्यू के लिए आ गई। इंटरव्यू किया तो मैंने नीली को पास कर दी। मैंने कहा नीली जी आपने कभी इश्क किया? कहती रोज करते। मैंने कहा क्या मतलब? कहती हमारा तो काम ही है। एक ऐसा शख्स था जो इसके पीछे पड़ गया, उसको आया फोन उसी आदमी का जो उसके पीछे था। उसने कहा कि अगर तुम शूटिंग जारी रखोगी तो तुम्हारी लाश जो है ना यहाँ से जाएगी। वो डर गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक क्राइम स्टोरीज। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मशहूर एक्ट्रेस नीली की। नीली कौन थी और इसने फिल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ी और इसका बैकग्राउंड क्या था, तमाम तर चीज़ें जाने के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मशहूर फिल्म राइटर नासिर अदीब साहब। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको। और मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये नीली एक्ट्रेस ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कैसे आई और ये कौन थी, इसका बैकग्राउंड क्या है? बैकग्राउंड के बारे में, हर लड़के के बारे में बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं कि उसका बैकग्राउंड जरूर बताया जाए कि बैकग्राउंड में वो गॉड फादर नावल आपने पढ़ा है? गॉड फादर नावल बड़ा मशहूर इंटरनेशनल नावल है। उसमें एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ था कि हर बड़े अमीर आदमी के पस मंज़र में एक जुर्म की कहानी होती है। ठीक है। क्योंकि और इसी डायलॉग को मैंने अपने हिसाब से लिखा था कि शॉर्टकट के ज़रिए अमीर होने वाले आदमी कभी ये दावा नहीं कर सकते कि उनकी दौलत जायज़ है। ठीक है। मसलन शॉर्टकट के मैं थोड़ा सा इसको शॉर्टकट ये होता है ना कि अब देखिए मैं हूँ, जी। आज फ़र्ज़ करो मैं रिक्शे पे आया हूँ ठीक है। और कल मैं करोला क्रॉस पे आता हूँ। हाँ तो आप सोचेंगे ना ये क्या एक रात में तेरे पैसे आ सकते हैं? जी, बात ठीक नहीं है। ना आ सकते ऐसे जब तक कि डील ना हो। जी। और डील में हमेशा हम्म, कुछ न कुछ देना पड़ता है। हम्म, तो नीली जो है ये पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती रही है वो ये रही है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर को और एक्ट्रेस को हमारी सोसाइटी ने ओन नहीं किया, ठीक है। न हुकूमत ने ओन किया। हम्म, बेसिकली तो ये हिंदुओं ने कायम की थी ना इस इंडस्ट्री को। जी। ये मतरुका जायदाद थी और फिर पाकिस्तानियों के हाथ में आ गई। ठीक। उस वक़्त जो उनकी प्रोडक्शन बतौर मुलाजिम काम करते थे, यानी पुराने दौर में जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक था जी। और उसके बाद भी मुलाजमत करते थे हीरो भी और हीरोइंस भी हीरोइंस मंथली। बिल्कुल। किसी की 100 तनख्वाह होती थी, किसी की 200 रुपये तनख्वाह होती थी वक्त और वक्त। ठीक ये मुआवजा लेने की रस्म फिर बाद में जो काम बढ़ता गया पड़ गई। है। तो जिस इंडस्ट्री में आप देखें कि फिल्म देखना जुर्म हो, आपने ये अक्सर सुना होगा कि बाद लोग फिल्म देखना पसंद नहीं पसंद करते। नहीं करते थे और माँ बाप अगर सुबह पता चला रात बच्चा फिल्म देखा, सुबह कान पकड़वाया होता था। हाँ। तो ऐसी इंडस्ट्री को दो वो उसमें प्रॉब्लम आते हैं। पहली बात ये प्रॉब्लम आता है कि ऐसी इंडस्ट्री की सेकंड लाइन नहीं बनती। सेकंड लाइन से मुराद ये है कि मसलन डायरेक्टर है, हिट हो गया, वो अपने बच्चे को फिल्म इंडस्ट्री में नहीं लाएगा एज ए डायरेक्टर। क्यों? उसकी क्या? उसकी वजह ये है ना कि उसको सोसाइटी ओन नहीं करती, रिस्पेक्ट हाँ। नहीं मिलती। ये इतना काम अच्छा नहीं करता है, समझा जाता हमारे लोगों में। को अच्छा नहीं ठीक समझ, है। 2 नंबर का आदमी समझते हैं। जी। मैं आपको खुद अपनी बताता हूँ कि जब मैं आया हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, मेरी फिल्म बन रही थी वैशी जट। अभी वैशी जट ठीक। हिट हुई थी, तूफान हिट, 2-3 फिल्में हिट हो गई। तो अलग घर लेना था किराए के। तो जब मैं किराए के लिए जाता था घर लेने के लिए, तो वो पूछते जी आप करते क्या हैं? हाँ। तो झूठ बोलना तो वैसे ही गुनाह है। तो मैं कहता जी मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम, नहीं जी हमारे पास कमरा नहीं है, अच्छा, किराए पे नहीं देते थे। इतना बुरा समझा जाता इतना था। बुरा समझता था यानी। और फिर एक दिन मैंने पूछा
कि यार आप क्यों नहीं मुझे दे, कहता जी ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਆ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਜਰੇ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ किस्म किस्म ਦੀਆਂ लड़कियां ਆਣੀਆਂ ने। अब ये एक इमेज बन गया एक फिल्म इंडस्ट्री के आदमी का, हालांकि ये बिल्कुल गलत था। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता था। ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग जो थे वो शराब भी पीते थे, नो डाउट, जुआ भी खेलते थे, लेकिन आम लाइफ में भी तो लोग शराब पीते। हाँ। आम लाइफ में नहीं पीते शराब, आम लाइफ में जुआ नहीं खेलते। ये जो क्लबें बनी हुई हैं, जिमखाना क्लब है, सेवन सिस्टम की का वो किला गुजर सिंह के साथ का क्लब है, थाने के बैक साइड पे सारी रात जुआ होता है। अच्छा। तो सामने थाना है किला गुजर सिंह का, लेकिन वो चूँकि क्लब है वो होता है। अब वही जुआ अगर आप कहीं के मिसाल के चौक में खेल रहे हैं या अपने घर में खेल रहे हैं तो पुलिस छापा मार के पकड़ लेगी, वो जुर्म है। तो एक जो हमारे मुल्क में आपको पता है कि हर आदमी के लिए अलग कानून है, तो उस सूरत में इंसान की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी अजीरन हो जाती है और मुश्किल हो जाता है गुजारना। बहरहाल इसी तरह पाकिस्तान फिल्म इसकी हीरोइन हिट हो गई, तो हीरोइन हिट होगी तो बड़ी खुशी से बुलाएंगे जी हमारी शादी में आए, हमारी इज़्ज़त अफजाई होगी, और वो बाकायदा शो करेंगे कि हमारी शादी में अंजमन आई, सैमा आई, या रीमा आई, या फलां आई। अगर उसी आदमी से ये कहा जाए कि यार इसको अपनी बहू बना लो, तो वो कहेंगे नहीं, ऐसे ही है ना, इसलिए सेकंड लाइन नहीं बनती। अब जिस इंडिया के साथ हमारा कहते हैं मुकाबला करो, उन जैसी फिल्में बनाओ, वहाँ देखें इस वक्त 5वीं नस्ल काम कर रही है इंडस्ट्री में। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो डायरेक्टर हो या एक्टर हो, हीरो हो, बड़ा हुआ और उसके लिए औलाद ना आई हो। सबके बच्चे आ रहे हैं, किसी के पोते आ रहे हैं। आप राज कपूर फैमिली को ले लें जी, आप दूसरे देवानंद को ले लें, आप उसका धर्मेंद्र को ले लें, ये सब के औलादें काम कर रही हैं। अब उनके आगे बच्चे भी फिर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ रिस्पेक्ट है, वो अवतार समझते हैं जो फनकार है। लड़की जो है तो उसको देवी कहते हैं, तो यहाँ में हीरोइन को तो कैसे सेकंड लाइन बनेगी, इसलिए सेकंड लाइन नहीं बनती। और उस दौर में ये मैं तफसील इसलिए सुनाई कि उस दौर में लड़के तो मिल जाते थे जो घरों से आवारा आए तो हीरो बनने के लिए मिल गए, लड़की नहीं मिलती थी, क्योंकि फिल्म देखना जिस माशरे में जुर्म है, वहाँ लड़की कैसे हौसला करेगी कि मैं फिल्म में हीरोइन आ जाऊँ और मैं डांस करना शुरू करूँ, मैं मुझे तो भाई कत्ल कर देगा या बाप मार देगा। उस टाइम में लड़की को ढूंढना कितना तो मुश्किल उस था। वक्त इतनी मुश्किल को हल करने का उन्होंने रास्ता ये ढूंढा कि रेड लाइट एरिया में चले गए। रेड लाइट एरिया मतलब आजकल जिसको जब हीरोइन नहीं मिली, अब ठीक तो है। रेड लाइट एरिया ख़त्म हो गया ना। मैं उस वक्त उस दौर में रेड लाइट एरिया बड़ा आबाद था, जिसको हीरा मंडी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसमें फ़ायदा ये होता था प्रोड्यूसर को और डायरेक्टर को कि एक तो लड़की को डांस आता था, ठीक है, क्योंकि वो अपने आपस में डांस करती थी, उनका पेशा था। तो एक तो यानी जिसे कहते हैं पक्की पकाई रोटी, कि बजाय इसके एक नई लड़की दें, उसको 2, 4, 5, 6 महीने या साल लगाएं, डांस सिखाएं, इस दौरान उसका मूड ही बदल जाए, तो ज़ाया गई ना मेहनत। फिर दूसरा ये है कि वो लड़की जो वहाँ डांस करती थी, परफॉर्म करती थी, इर्द गिर्द लोगों के सामने बैठ के उनके दरमियान डांस करना, उनको प्यार झूठा प्यार जताना और उनसे नोट लेना, एक ये भी फ़न था, ये एक्टिंग थी। तो यूँ कह लें कि वो आधी तो एक्टर घर से बनी होती थी, लिहाजा वहाँ से हीरोइन का एंट्री शुरू हुई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। तो फिर इस दौरान जब यूँ थोड़ी सी तालीम आम हुई, लोग सेंसिबल हुए, तो फिर ये हुआ कि कुछ सोसाइटी में एक रिस्पेक्ट, आज ये नहीं देखें, आज का बहुत फ़र्क है। आज सोसाइटी में आर्टिस्ट को ओन भी करते हैं और लड़कियों को भी ओन करते हैं। कोई उसको न तवाइफ कहता है न कंजरी कहता है जी, क्योंकि अब वहाँ से आना वैसे भी बंद हो गई, क्योंकि वो मंडी ख़त्म हो गई। खत्म हो। ठीक है। तो उसका ये फ़ायदा हुआ कि अब आप डायरेक्टर देखें, वो भी पढ़े लिखे हैं, और अब आप देखेंगे कि डायरेक्टर के बच्चे भी डायरेक्टर बनेंगे, हीरोइन की लड़की भी आके काम करेगी, हीरो का बेटा भी हीरो काम करेगा। क्यों? अब उसको पता है कि एक रिस्पेक्ट है जी। तो बदकिस्मती से जिस दौर में हमने नीली को इंट्रोड्यूस किया, वो दौर वो था कि हमारे पास एक ओनली ऑप्शन वही था जहाँ से हम लड़की ला सकते थे। ठीक है। तो यूनुस मलिक साहब की और मेरी जोड़ी हिट हो गई। मौला जट बनाई सुपर हिट हो गई, खाने आज़म बनाई सुपर हिट हो गई, जिद्दी जट बनाई सुपर हिट हो गई, गुग्गा शेर बनाई सुपर हिट हो गई, शेर खां बनाई सुपर हिट हो गई। ठीक है।
तो प्रेस वाले हमें ये बार बार कहते थे, यार आप लोग, अल्लाह ने इज्जत दी है, आपका नाम बिकता है दोनों का, जी। आप एक्टर को क्यों मोहताज है कि हर फिल्म में सुल्तान रही, मुस्तफा खुशी, अंजुमन आसिया, ये वो क्यों नहीं कास्ट क्यों नहीं लेते? फिर उन्होंने हमें मिसाल दी कि शबाब करानी साहब तकरीबन हर दूसरी फिल्म में कोई ना कोई नया हीरो, कोई नई हीरोइन लेते थे। कराची वाले सप्तान फजली साहब थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई, ऐसा भी होता है, उसमें 3 लड़की उन्होंने इंट्रोड्यूस की, ज़ेबा भी की, दीबा भी की, शीमा मारा भी की। तो वो कहने लगे कि आप लोग क्यों नहीं करते? तो फिर मुझे यूनुस मलिक कहने लगा, यार वाकई एक स्क्रिप्ट मजबूत सा लिखते हैं और छोटी कास्ट की फिल्म बनाते हैं, नई कास्ट लेते हैं। मैं कहा ठीक है। हमने स्क्रिप्ट लिखा, उसका नाम रखा आखिरी जंग। आखिरी जंग। आखिरी जंग। जी। उसमें गुलाम मुहिद्दीन साहब को लिया, एक और हीरो था उसको लिया, अब 2 लड़कियां चाहिए थी। तो यूनुस मलिक कहने लगा कि यार चलते हैं। मैंने कहा चले। कहाँ चलना है? के अंदर रेड में चलते हैं। चले। मैं तो कभी गया नहीं था, मैं उनके साथ चला गया, लेकिन हम वहाँ नहीं गए जहाँ वो रेड लाइट एरिया था, हम उनके घर गए। घर गए तो खैर वो सिलेक्ट हुआ, 2 लड़कियां सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद जनाब हमारे पास वो इंटरव्यू के लिए आ गई। इंटरव्यू किया तो मैंने नीली को पास कर दी। ठीक है, वो 2 लड़कियां कौन थी? दूसरी लड़की कौन थी? दूसरी लड़की जो थी वो रीमा थी। अच्छा। नहीं सॉरी, नादरा। अच्छा, नादरा। जी हाँ। नादरा थी, ठीक है। तो मेरे से कहने लगे दोनों में अच्छी आर्टिस्ट कौन है? तो मैंने कहा मेरे हिसाब से नीली बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। अच्छा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं, नादरा बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। मैंने कहा देखिए बात ये है, नादरा देखने में खूबसूरत है, नो डाउट, नीली काली भी है, रंग भी सांवला है, और आपको नहीं जांच रही, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आर्टिस्ट नीली है। नादरा, कैसे आपने कैसे कह दिया आर्टिस्ट? कैसे मैंने उसको? उनका इंटरव्यू लिया था। अच्छा, उस इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ें हुई थी इंटरव्यू वो कुछ भी बताइए? नहीं था। मैं पहले नादरा को मैंने इंटरव्यू लिया, तो मैंने पहला उससे क्वेश्चन किया। ठीक है। मैं पहले सलाम दुआई, सलाम से अपना तारुफ मैंने कराया। तो मैंने कहा जी एक सवाल है आपसे, वो उसका जवाब चाहिए कि हाँ जी। तो मैंने कहा कि आपने कभी इश्क किया है? अच्छा। तो एकदम जैसे भड़क के आदमी बोलते हैं ना, उससे मैंने इश्क कर दी। हाँ। मैंने कहा जी ठीक है, मैं चुप कर गया। सर सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये आपने सवाल क्यों किया? हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि इश्क किया, यही पहला सवाल क्यों था? उसकी देखें, रीज़न क्या थी? रीज़न ये आम लाइफ में आप देखें, हुँ। पहले आपसे सवाल है, आपने कभी इश्क किया? किया होगा, हो जाए। किया होगा। इश्क जो करता है ना, इश्क जो हुँ। चीज़ सबसे सिखाता है ना आदमी को, एक्टिंग सिखाता है। अच्छा, आशिक बहुत मसलन? बड़ा एक्टर होता है। मसलन कैसे? मसलन जब लड़की के साथ बात करेगा, मैं तेरे हाँ, बगैर मर जाऊँगा, मैं हाँ, ये करूँगा, तो उसके एक्सप्रेशन भी आते हैं, फिर आँखों में आँसू भी ले आता है। ठीक है। फिर दाढ़ी बढ़ा लेता है और कहेगा कि रात सारी रात मैं जागता रहूँ, हालाँकि सारी रात सोया रहता है। अच्छा। हाँ जी, ठीक मैंने है, 3 दिन से खाना नहीं खाया, आप यकीन करें 2 खद्दे और 2 नान खा के ये बात कर रहा होता है। कर रहा होता है, तो ठीक है। इश्क में वो मेरा एक मकालमा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जिस प्रोफ़ेशन में झूठ बोला जाता है ना, वो इश्क है। इश्क है, सही। क्योंकि हर एक ने कहा मैं मर जाऊँगा तेरे बगैर, मैंने मरता कोई नहीं देखा। ठीक है। तो इसी तरह लड़की भी गई, तू ना मिलेगा तो मैं मर जाऊँगी, ना लड़की भी नहीं मरती। सब कुछ उसी तरह, लेकिन दोनों एक-दूसरे को वो करने के लिए, यूँ कह लें फँसाने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं, एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग करते हैं। ठीक। तो इसलिए मैंने उससे पूछा था कि आपने इश्क किया है? मैंने कहा अगर इसने इश्क किया होगा तो इसके परफॉर्मेंस से एक्सप्रेशन आएँगे, और ये बहुत बढ़िया। जब उसने जवाब दिया ना तो मैंने ऐसे लगा कि ये तो गलत कह रही, क्योंकि मेरे पर झूठ भी बोल रही थी वो, मतलब ये भी मैं आपको बताऊँ, झूठ बोल रही थी। ठीक है। तो लेकिन ये हो सकता है सच किया और ना किया होगा, इसको भी ऐसी भी बात हो सकती है। लेकिन किस्सा में अनुसार मैंने नीलू को बुलाया, मैंने ये सवाल नीली से किया। सही। मैंने कहा नीली जी आपने कभी इश्क किया? कहती रोज़ करते हैं। अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? कहती है हमारा तो काम ही है नासिर साहब, कि आना जिसने आना है वो हमारा ना वाकिफ़ होता है ना हम उसके वाकिफ़ होते हैं, लेकिन जब आता है तो हम इस अदा से उसको सलाम करते हैं कि जैसे हम उसी का इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है। तो उसकी नज़र हमारे चेहरे पर होती है, हमारी नज़र उसकी जेब पर होती है। हुँ। तो यही तो एक्टिंग हम करते हैं, रोज़ इश्क करते हैं, रोज़ ख़त्म होते हैं ना हम, लेकिन मतलब वो उसने खुली-डुली बात की आपके साथ, हाँ, स्ट्रेट बिल्कुल। फॉरवर्ड। मैंने हुँ। मैंने कहा जी ठीक। मैंने यूनुस को कह दिया ये बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। ख़ैर वक़्त ने फिर साबित किया सारा, आखिरी जंग लगी, सुपर हिट हुई। नो डाउट कि नादरा बेगम जो थी वो अपनी जगह बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, इसमें कोई शुबा नहीं, और उनकी बड़ी सुपर हिट फ़िल्में भी हैं जिसमें तोहफ़ा भी है और भी बहुत सारी फ़िल्में हैं। जी। तो
अदरवाइज वो जो उसने मुझे कहा था ना कि मैं इश्क नहीं कर दी, ठीक है। तो उसने सही कहा था। मतलब उसकी फिर पूरी लाइफ मेरे सामने है, इंडस्ट्री में किसी से उसने इश्क नहीं किया, बड़ी इज्जत से उसने ज़िंदगी गुजारी। और वो पहली लड़की थी जिसको स्टूडियो के अंदर फाइटरों ने बहन कहा। हाँ जी। और पहली लड़की थी जिसने हर ईद और हर बकरीद पर, हर फंक्शन पर गरीब लोगों को में कपड़े, राशन और पैसा तकसीम किया। ये रस्म पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री उसने डाली। अच्छा, 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 सही। उसके बाद फिर बाकियों ने हुँ। भी किया। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा तो नीली जो थी जी। वो जब आखिरी जंग लगी तो नीली नीली होगी, मतलब अब ये तो डिमांड की बात है कि गाने पर बड़े किसके आती है। वो फिर जब हसीना 420 लगी उसमें टाइटल था नीली का, अकेली हीरोइन थी, ठीक है। तो उसने उसको सातवें आसमान पर पहुंचा दिया। वैसी हिट हुई फिल्म है हसीना 420। फिर उसके बाद काले शोर, नजरुल इस्लाम साहब डायरेक्टर थे, मैं राइटर था, वो फिल्म लिखी, उसमें डबल रोल था इसका, एक इंतहाई मॉडर्न और एक उस तरीके से पेंडुलम ठीक। टाइप। अच्छा, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो पहली फ़िल्म की वो कौन-सी थी? आखिरी जंग। आखिरी जंग। जी। और उसकी पहली पेमेंट क्या थी? उसने क्या डिमांड की आपसे? कोई कितने भी पैसे? डिमांड नहीं थी, ना नादरा की कोई डिमांड थी और ना नीली की कोई डिमांड थी। ठीक है। यूनुस मलिक कितने ने पैसे लिए उन्होंने? इस्लाम लिखवाया था उनसे। ठीक है। पहली फिल्म 5,000 रुपये की, दूसरी 10,000 की, तीसरी 15,000 की, चौथी 20,000 की, पाँचवीं 25 की, छठी 30 की, सातवीं 35 की, आठवीं 40 की, नौवीं 45 की और 10वीं 50 की। 10 फिल्मों का एग्रीमेंट था नादरा के साथ, 10 फिल्मों के साथ था नीली के साथ। ठीक है। अच्छा, इस अमाउंट की अगर बात की जाए तो अब कितने होंगे? आइडिया कोई कितने पैसे बन जाते होंगे सर? कब? मतलब कि ये 10,000 उस वक़्त का, अगर आज किया उस जाए तो वक्त मेरे का ख़्याल जो में भी 5,000 रुपया था वो आज का अगर गिने तो 200 रुपया था आज के हिसाब से। नहीं, नहीं, उस उस वक़्त दौर में 5,000 रुपया जो था ना वो इतना बहुत कम था उस दौर में भी, क्योंकि उस दौर में जो एक सुपर हिट हीरोइन थी मसलन आसिया बेगम थी, वो 50,000 रुपया लेती थी। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अंजमन बेगम उससे भी ज़्यादा लेती थी। तो आज उस के कोई 5-10 लाख कह सकते हैं? आज का उस वक़्त का 5,000? नहीं, नहीं? उस अच्छा। वक्त 5,000 का 5-10 लाख कुछ भी नहीं है सर, ऐसी बात नहीं है। हुँ। ये आप कह सकते हैं कि जिस दौर में हमने उसको 5,000 रुपया दिया, उस वक्त अलामा इकबाल टाउन में जो प्लाट था 10 मरले का, वो तकरीबन 80,000 रुपये का था। अच्छा। इस वक्त 2 करोड़ का है। तो लेकिन 5,000 कोई अमाउंट नहीं थी, रिक्शे पे आती थी बेचारी गरीब बाजार और रिक्शे पे जाती थी, किराया यूनुस मलिक देता था। ठीक है। लेकिन अल्लाह ने फिर दोनों को इज़्ज़त दिया और फिर दोनों सुपरहिट हो गई। तो नीली तकरीबन हर प्रोड्यूसर और हर डायरेक्टर जो था उसकी पसंदीदा आर्टिस्ट थी। और नादरा भी पसंदीदा थी, लेकिन नादरा ने अपनी ज़िंदगी कुछ इस किस्म की गुजारी कि किसी को ज़रूरत भी नहीं हुई उसके साथ ना प्यार का इज़हार करने की। क्योंकि रवैया जो होता है ना लड़की का, वो बता देता है कि ये मेरे काबू में आएगी या नहीं, या इस रास्ते पर चलने वाली है या नहीं। वो नहीं चली। अच्छा, ये भी सुना था कि उस वक़्त में नादरा अपने एग्रीमेंट से भी पीछे हट गई थी। कुछ ऐसा मामला भी हैं? हुआ था? नादरा ने जो एग्रीमेंट किया था, तो उससे भी पीछे हट गई थी। उसने इनकार कर दिया था कि मैं इतनी पेमेंट्स नहीं लूँगी, नहीं, मैं नहीं, ज़्यादा लूँगी। ये मैं आपको बताऊँ, नादरा ने कभी इनकार नहीं किया। ये इनकार किया था नीली ने। नीली ने इसलिए इनकार किया था कि यूनुस मलिक साहब इसे देते थे 5,000 ठीक है। और प्रोड्यूसर से लेते थे 50,000 या 60,000। अच्छा। उनको ये पता चल गया, तो उन्होंने कहा कि अगर तो आप 5,000 रुपये प्रोड्यूसर से मेरे लेते हैं ना, या दूसरी फिल्म का 10 था तो ठीक है, आप उधर से 50-60 लेते हैं, मुझे आप 10 क्यों देते हैं? ऊपर से यूनुस मलिक में ये थी कि वो डेटें बहुत ज़्यादा मांगता था। अच्छा। मसलन एक फ़िल्म के लिए एक हीरोइन जो है ना, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेटें हो तो उसका काम ख़त्म हो जाता है। मतलब 2 गाने होते हैं, 3 दिन में 4 दिन में गाने हो गए, 5-6 दिन में सीन हो जाते हैं। सीन है, यूनुस ठीक है, मलिक 30-30 डेटें मांगता था एक फ़िल्म के लिए। ठीक है। उसको उन फ़िल्मों के लिए टाइम नहीं मिलता था जिन फ़िल्मों में वो 50,000 या 60,000 रुपया लेती थी। हुँ। कि अब मैंने फिर उनको साइन किया, अपनी फ़िल्म जरनैल सिंह मैंने बनाई, तो 1,25,000 रुपये में साइन किया मैंने नीली को। तो कहने का मकसद ये कि उसको टाइम नहीं मिलता था। वो फिर लड़ी और उसने कहा जी मैं नहीं करती। फिर यूनुस मलिक साहब इस बात से ख़िलाफ़ हुए, फिर उसके साथ ज़बरदस्ती भी करने की कोशिश की। अच्छा। तो औरत ही कमज़ोर थी, वो करती रही। लेकिन फिर जो इलियास कश्मीरी साहब थे, अल्लाह उनको रहमत करे, उन्होंने इस बात को कंप्रोमाइज़ करवाया था
कि यार खुदा के लिए ना करो, मतलब अब इसकी जान छोड़ दो। तो फिर उसकी जान वहाँ से तो छूट गई। लेकिन इस दौरान फिर ये हुआ कि नीली बेगम जो थी, जब हारे के चाँद का तारा जैसे बते आँख का तारा जैसे बन जाती है लड़की और सुपरस्टार हो गई, तो फिर आपको पता है कि सुपरस्टार लड़कियों के पीछे 2 किस्म के लोग ज़रूर आते हैं। या वो आते हैं जो डॉन कहते हैं जिनको आप, जो ठीक अपनी है। ताकत के और दहशत के ज़ोर पर लड़की को बुलाते हैं और उनके साथ मुजरे सुनते हैं या तल्लक कायम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। या फिर बहुत बड़े इंडस्ट्रियल, बहुत बड़े सरमायादार वो आते हैं। आपको पता ही है कि जब पैसा आता है किसी मर्द के पास, तो सबसे पहले वो औरत की तलाश करता है, ये उसकी फितरत है। तो इसके पीछे भी आए बड़े-बड़े सरमायादार, लेकिन ये बचती रही। और फिर ऐसा हुआ कि एक ऐसा शख्स था जो इसके पीछे पड़ गया। वो ऐसा कि हम बाहर आउटडोर में शूटिंग कर रहे थे, सूदी भट्ट डायरेक्टर था, मैं राइटर था। मेरे ख्याल में मानसहरा में या एबटाबाद में शूटिंग थी। तो एकदम यूनुस मलिक, ये सूदी भट्ट घबराया हुआ आया और उसने, मैंने कहा यार, कहता है कि यार कल जो काम करना है ना उसमें नीली नहीं है, कोई और दूसरा शेड्यूल बना लेते हैं। अच्छा। मैंने कहा नीली क्यों नहीं? कहता यार वो वापस जा रही है। अच्छा, उसने मुझे ये नहीं बताया क्यों वापस जा रही है, तो बाद में मुझे पता लगा कि इसी ने वापस भेजा था, सूदी भट्ट ने। अच्छा, क्यों भेजा था? वजह ये थी कि उसको आया फ़ोन, नीली को, उसी आदमी का जो उसके पीछे था। उसने कहा कि अगर तुम शूटिंग जारी रखोगी तो तुम्हारी लाश जो है ना यहाँ से जाएगी। वो डर गई। तो उसने उस डायरेक्टर को बताया, सूदी भट्ट को। उसने कहा ठीक है तुम चली जाओ। वो भाग गई, वापस आ गई। ठीक है। वापस आ गई। फिर तकरीबन 5 या 6 महीने का अरसा होगा कि वो शूटिंग करती रही। थ्रेट के दौरान मुख्तलिफ लोगों का सहारा लेकर, कभी आपसे सहारा ले लिया, मेरे से ले लिया, स्टूडियो ओनर से ले लिया। और हम बनाने गए थे फिल्म, वहाँ जंगजू गुरुले सजाद गुल प्रोड्यूसर थे, उसमें भी नीली थी और बाबर रशीद थी। वो उसके अरूज का दौर था। ठीक है। तो उस वक्त भी उसकी वो जो घबराहट थी वो मौजूद थी, लेकिन वो काम करती रही। लेकिन आखिरकार फिर एक दिन अचानक उसने डिसीजन लिया। उसने कहा कि जिनके पैसे शूटिंग की हुई थी ना, उनके भी उसने पैसे सबके लौटा दिए। किसी का 2 दिन का काम किया था, किसी का 1 दिन का। उसने कहा मैं इंडस्ट्री छोड़ रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसे बैकग्राउंड पे थोड़ा सा पीछे आऊँगा मैं। एक ये भी वाक़या था, कोई शर्ट आपको कोई गिफ्ट देने का वाक़या था, वो क्या चीज़ थी? नहीं, शर्ट मुझे गिफ्ट देने का वाक़या नहीं था। वो ये था कि शर्ट तो मेरी अपनी थी। ठीक है। अच्छा, उस वक़्त जो जोड़ी थी ना, जैसे सुल्तान रही और अंजमन की जोड़ी मशहूर हो गई, फिर सुल्तान रही और साहिबा जी की जोड़ी मशहूर हो गई, तो जावेद शेखी और नीली की जोड़ी मशहूर थी। तो मैंने भी जयराज सिंह में इन दोनों को लिया था, नीली को भी लिया था और उसको और दूसरी हीरोइन भी ली थी, सुल्तान राय भी लिया था। पैरेलल आते थे करैक्टर इनके। तो मैं ना, वो जावेद शेख साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे और आज भी हैं। मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो मैं, मेरी मज़ाक करने की आदत थी, उनकी भी मज़ाक करने की आदत थी। तो मैं जनाब स्टूडियो गया, आगे से वो निकल रहे थे, तो मैंने शर्ट पहनी हुई थी, मेरे बेटे ने मुझे लेकर दी थी, बाहर की शर्ट थी। तो मुझे देख के कहते यार शर्ट बड़ी अच्छी है, बाहर की लगी है, कहाँ से आई है? मैंने कहा यार वो नीली बेगम ने मुझे गिफ्ट की है। अच्छा अच्छा। मैं तो ये कहकर चला गया, मैं से मजाक करके चला गया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को सीरियस ले लिया। तो उन्होंने कहा ये आपने नासिरदीप को गिफ्ट किया है? उसने कहा मैं तो नहीं की। नहीं नहीं, उसने मुझे खुद बताया। अगले दिन मैं स्टूडियो आया तो मुझे नीली बेगम ने बुलाया और बुलाने के बाद उसने मुझे कमरे में अपने बुलाया और बैठा के कुंडी लगा ली अंदर से। अब मैं और वो अकेले थे। अच्छा। तो मुझे कहते जी मुझे नासिरदीप साहब एक वाक़या बताएं जिसमें मैंने कभी आपकी इज़्ज़त करने में कमी की हो। अब मुझे याद नहीं आ रहा कि, क्योंकि मैंने तो एक हवा में बात की, तो मुझे याद नहीं था कि ये बात क्यों। मैंने कहा नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं, ठीक है। आप बहुत इज़्ज़त करती, मैं भी करता हूँ। कहती कभी कोई आपकी शान में गुस्ताखी की हो, कभी आपके किरदार पर कोई हर्फ लगाया हो या कोई बात की हो, कोई भी ऐसी बात। मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं। कहती आपने मेरे बारे में ये क्यों बात की कि मैं आपको गिफ्ट देती हूँ? अच्छा। अब फिर मुझे याद आया वो अपना मजाक। सही। तो मैंने फ़ौरन माफ़ी मांगी। मैंने कहा जी मैं तो हाशा वकल्ला मजाक किया था। और मैंने कहा मेरा जावेद के साथ मजाक है, तो मैंने तो इसलिए मजाक किया था। हम लाहौरी बादशाह थे, हम इकट्ठे हुए थे, मैं और जावेद शेख
लाहौरी बादशाह, सही। तो सुपरहिट फिल्म थी वो। तो मैंने कहा, मैंने तो मजाक में बात की थी, मुझे क्या पता कैसे होगा। कहते नहीं, मतलब उन्होंने मेरे किरदार पे शक किए, मतलब इसका मतलब शायद मेरा कोई आपके साथ नाजायज़ ताल्लुक है। अच्छा। मैंने कहा, अल्लाह माफ़ करे, आपको भी पता है कि आप क्या, मैं तो आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आप मेरी इज़्ज़त करती हैं। कहते फिर आपने एक बात क्यों की? मैंने कही मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर मैंने जावेद शेख साहब से कहा, मैंने कहा जावेद भाई मैंने तो मजाक किया था, आपने सीरियस ले लिया। हम्म। कहता नहीं मैंने सीरियस नहीं लिया, मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था कि कभी जिक्र नहीं हुआ आपका नीली के साथ। कभी हम इतने हम सेट पर इकट्ठे होते हैं, बातें करते हैं, सब कुछ होता है, हर एक को डिस्कस करते हैं। आपकी जब डिस्कशन आती है तो ये होती है कि बस यार ये सीन नासिर साहब ने बहुत अच्छा लिखा है, यार ये इस फिल्म की कहानी नासिर साहब ने बहुत अच्छी लिखी है। ऐसा कभी कोई हिंट नहीं मिला कि नीली बेगम ने कहा कि आज नासिर साहब मेरे घर आए थे, या मैं उनके घर गई थी, या हमने इकट्ठे फिल्म देखी थी। तो कहते हैं ये जो चीज़ होती है गिफ्ट देने वाली, ये तो उस वक्त होती है जब किसी के साथ कोई अच्छे मरासम हो या दोस्ती हो। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी कोई गल नहीं, वो मेरे बेटे ने कमीज़ दी थी, आप मेरा फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मैंने मजाक किया था, वो फिर बात आई गई होगी। सही हो। अच्छा, उस वक्त किसी ने ये भी पूछा था कि 1 घंटा आपने कमरे में थे, तो आपने तब भी कोई बात की थी? नहीं वो एक असल में बड़े लोगों ने पूछा कि 1 घंटा आप क्या करते रहे? तो मैं उनसे एक ही बात की थी, मैंने कहा यार मैं 1 घंटा व्यस्त होता रहा हूँ और कोई बात नहीं और कोई थी। बात नहीं हुई। ठीक और है। कोई बात नहीं, मतलब मैं उसमें झूठ नहीं बोला किसी के साथ कोई भी। हम्म। और फिर वो मैंने बात भी बताई, मैंने कहा ये बात थी, तो उनके ज़हन में एक वहम था कि शायद मैंने कोई एक्सप्लॉइट किया या ब्लैकमेल करने की कोशिश कर, तो मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं। सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नीली ने कितनी मूवीज़ की थी? उस हवाले से भी बताइएगा, जो उसकी नीली ने फेमस गई हों। तकरीबन 14 साल उरूज के गुजारे हैं और 6 साल उसका स्टार्ट का पीरियड है। और इसमें उसने, मेरा जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तकरीबन 80 से लेकर 90 के करीब फिल्में की होंगी। और जो फिल्में की हिट मूवीज़ कौन सी की? हैं, हिट मूवीज़ कौन सी? नीली की कोई फिल्म मैंने फिलहाल देखी नहीं। अच्छा, नीली को पसंद किया जाता था। बहुत पसंद करते थे लोग। आप देखें, कुछ आर्टिस्ट ऐसी होती हैं जिनको लोग पसंद करते हैं उनके फिगर की वजह से, हाँ। कुछ ऐसी होते हैं उनके हुस्न की वजह से, कुछ ऐसी होती हैं जो सिर्फ डांस में मास्टर होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो ऑलराउंडर परफार्मर होती हैं। नीली उस लिस्ट में आती थी, जिसमें इसमें सबिया खानम थी, जिस लिस्ट में बाबरा शरीफ थी, या जिस लिस्ट में अंजमन थी, जिस लिस्ट में अब सैमा बेगम है। तो परफार्मर होना बड़ी बात है, तो लोग उनको परफॉर्मेंस उसकी बहुत पसंद करते थे, हर किस्म का रोल करती थी। और 3 फिल्में तो उसकी शाहकार हैं, जिनमें हसीना 420 है, काले चोर है और जंगजू गुरुले, और तीनों मेरी हैं। अच्छा, ज़बरदस्त, हाँ आपने जी। लिखी हुई। सही है। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि इसका कोई डायलॉग भी एक बड़ा फेमस हुआ था, वो कौन सी फिल्म थी और कौन सा डायलॉग था वो नीली का? डायलॉग अगर कोई फेमस हुआ होगा तो मेरी फिल्म का हुआ होगा, क्योंकि मेरे साथ ही उसने ज़्यादा काम किया, लेकिन अब मुझे याद नहीं आ रहा कि वो कौन सा डायलॉग है। अगर आपको कोई याद हो तो मुझे बता दें। मेरे ख्याल में वो डायलॉग था कि मैं बड़ा बुरा मुंडा वां, या कुछ ऐसा डायलॉग था। मैं बड़ा मुंडा में, ये डायलॉग मेरा तो नहीं है, ठीक शायद है। ये किसी और राइटर का हो, हुँ। लेकिन मेरे इल्म में नहीं है कि। सही। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब नीली किधर है? और जब उसको धमकियाँ मिली उसने फ़िल्म इंडस्ट्री क्यों छोड़ दी? क्या वजह बनी? इस हवाले से भी बताइएगा। देखें, 2 हीरोइन्स ऐसी हैं जो लोगों की साजिश कह लें, लोगों का लालच कह लें, लोगों की बदमाशी कह लें, या उनकी बदफ़ितरती कह लें, जिसकी वजह से 2 हीरोइन पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री से गायब हुई और उरूज के दौर में गायब हुई। एक आसिया थी, वो गई, और दूसरी नीली बेगम थी। दोनों इसलिए गई गई कि दोनों की कुछ लोग इज़्ज़त लूटना चाहते थे या तल्लक कायम करना चाहते थे, ठीक है। और दोनों ने इनकार किया। उन्होंने इंडस्ट्री छोड़ दी, पैसा छोड़ दिया, शोहरत छोड़ दी, इज़्ज़त नहीं दी। मैं इन दोनों को सलूट करता हूँ। ये बड़ी बात है। आप देखें ना, एक तरफ कि हम ये कहते हैं जी ये उस एरिया से आई थी, और ये उस एरिया से आने वाली, तो इज़्ज़त उनके सामने होती कोई चीज़ हुँ, नहीं। हुँ, हुँ, तो हुँ। मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि जिस एरिया से ये आई थी वहाँ इज़्ज़तें नीलाम नहीं, इज़्ज़तें नहीं बेचती थी लड़कियाँ, वहाँ डांस करती थी अपने आपस में सही सिर्फ। है। ठीक है। वो एक अलग शोबा था, उसको कहते थे टिब्बी का इलाका, जिसमें लड़कियाँ ये काम करती थी। वो हीरा मंडी की बैक साइड थी।
जो असर हीरा मंडी थी जहाँ से हम लड़कियाँ लाते थे, ये सिर्फ डांस करती थी, रक्स किया गया। रक्स किया करती थी और पैसे ठीक है। कमाती थी। अच्छा। तो मैं बोलिए। उन शरीफ जो अपने आप को शरीफ कहते हैं, हम्म। वो इज्जत के दरपया हो गए। हाँ। और जिसको लोग शरीफ नहीं समझते, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करके चलेगी। तो असर फिर शरीफ कौन हुए? हम्म। अशर शरीफ तो फिर आसिया और नीली हुए ना। हम्म। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि सुनने में आया कि उन्होंने शादी कर ली और उसके बाद इंडस्ट्री के किसी बंदे के साथ रब्ता नहीं रखा और अब तक लोगों को नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। या उसने शादी की और वो भी एक वाकया था कि वो थ्रेड मिला करते थे नीली को कि अब तुम शादी करके दिखाओ तो जो तुम्हारा शोहर होगा उसे जी कत्ल हाँ, कर दूंगा। उसे थ्रेट मिला था और थ्रेट मिलने के बाद वो यूँ कह लें कि उस हीरो की एंट्री हुई और उसने कहा कि मैं शादी करूंगा और मैं मरने के लिए तैयार हूँ, और अच्छा, वो उसके नाम लग गई। ये कौन सा हीरो था? ये उसका नाम मुझे भी नहीं पता और ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन यकीनन कोई बड़ा आदमी होगा और अमीर आदमी होगा। शादी की और उसके बाद वो दोनों इस इंडस्ट्री से ऑफ हो गए। और मैं कहता हूँ उनका बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि जब इंडस्ट्री के साथ अगर तल्लक होता तो शायद शादी कामयाब ना होती, क्योंकि फिर बड़े लोग बीच में आ जाते हैं और बातें होती हैं 100 किस्म की। उन्होंने अलग अपना घर बसाया और वो अपने घर में मगन है। मेरी उसके साथ एक मुलाकात है उस शादी के बाद। ठीक है। उस वक्त वो जौहर टाउन में थी। मैं और सलीम अहमद सलीम, जो कॉलेज शोर के प्रोड्यूसर भी थे, अजीज़ मेमन के साथ वो गए थे। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हम जाके कमरे में बैठे हैं, वो सीढ़ी से उतरी है तो उसने सफ़ेद मलमल की कमीज़ और सफ़ेद शलवार पहनी हुई थी, वो आकर बैठी है। तो सलीम साहब मिलने गए थे, मैं तो वैसे उनके साथ गया था। तो मैंने कहा, मैंने जो उठते हुए मैंने कहा, नीली बेगम जी आप बिल्कुल गुमनाम सी ज़िंदगी गुजार रही हैं, क्यों? ठीक है। तो उसने जवाब में कहा कि नासिर साहब इस मुलाकात का जिक्र ना कीजिएगा, बाहर किसी को ना बताइएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी। तो कोई रीज़न नहीं बताई उन्होंने? रीज़न यही होगा कि वो अब नहीं ओपन, अगर फ़र्ज़ करो मैं बता देता कि मैं मिल कर, लोग पूछते कहाँ है, तो वो कोठी चले जाते, फिर प्रेस चला जाता, तो फिर उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती। और मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जहाँ जिस घर में हम मिले थे उसके बाद उसने शायद वो घर भी बदल लिया। अब ये भी नहीं पता कि वो किस शहर में है। ठीक है। अच्छा, इन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री किस सन में छोड़ी थी? क्या ये आप बता सकते हैं? सन तो मुझे याद नहीं है सही, लेकिन कॉलेज और रिलीज़ हुई थी 91 में। ठीक है। और उसके बाद बनी है इंटरनेशनल जंग जो गुरीले बनी है, मेरे ख्याल में 93 या 94 में इंडस्ट्री छोड़ी है उसने। इंडस्ट्री छोड़ दी थी। सही है, और अब नहीं पता कि वो कहाँ पे हैं। अल्लाह को पता है कि वो कहाँ पे है, मुझे भी नहीं पता और ट्रेड के किसी आदमी को नहीं पता। एक आदमी के साथ उनके बड़े अच्छे मरासम थे, जो काले चोर के प्रोड्यूसर थे, अजीज़ मेमन साहब, और सलीम अहमद सलीम के साथ भी बड़े अच्छे मरासम थे। ठीक है। तो ऐसे मेरे जहन में आता है कि इन दोनों को पता है कि वो कहाँ पे है, अच्छा। लेकिन सही है। उन्होंने कभी बताया नहीं। और जब मैं कभी जिक्र करता हूँ, वो कहते नहीं हमें नहीं पता। मतलब वो शायद फिर अच्छी दोस्ती का सबूत दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं बताते। नहीं बता। चलिए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। नाज़रीन, मज़ीद इस तरह के पॉडकास्ट देखने के लिए पब्लिक क्राइम स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।